जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। शायर सरवत हुसैन कहते हैं, सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं, मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। और शायद ये अल्फाज आज का जो विपक्ष है, भारतीय संसद में जो आज का विपक्ष है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नजर आता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 12 दिनों में आज तीसरा ऐसा मौका आया है जब एक अकेला सब पर भारी और 56 इंची वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार पिछले 12 दिनों में अपने लिए हुए निर्णयों पर, अपने लिए हुए फैसलों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, पूरा आईटी सेल और जो एक पूरा इकोसिस्टम है, सैफ्रॉन इकोसिस्टम, वो आज आपको बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सिर्फ आज की बात से। साथियों, आपको पता होगा 72 घंटे पहले यानी 17 अगस्त को एक विज्ञापन अखबारों में छपा था। लैटरल एंट्री के माध्यम से 45 आईएएस रैंक के अधिकारियों की भर्ती की जानी थी, जिसमें से आपको 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 35 डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पोस्ट था। और यह पद सीधा सीधा सृजित किया गया था यूपीएससी के द्वारा, बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के, बिना किसी प्री के, बिना किसी मेंस के, सीधा सीधा कॉरपोरेट सेक्टर से उठाकर एक मामूली से साक्षात्कार के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी की कुर्सी पर एक कॉरपोरेट समर्थक व्यक्ति को विराजमान करने की योजना। और यह योजना जो पूरी तरह से आरक्षण रहित थी, संविधान में जो आरक्षण के नियम है उसकी धज्जियां उड़ाती हुई, उसकी हत्या करती हुई ये योजना नरेंद्र मोदी सरकार की जब देश के सामने आई थी, उसके बाद से पूरा विपक्ष आक्रोशित था और विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैटरल एंट्री होता क्या है। लैटरल एंट्री का मतलब है कि पिछले दरवाजे से आपकी एंट्री करा दी जाएगी। कहां? मलाईदार पदों पर। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से 2018 में इसकी शुरुआत हुई और अब तक 63 लोग कॉरपोरेट सेक्टर से उठाकर सीधे सीधे सरकारी सेक्टर में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर, डायरेक्टर की पोस्ट पर विराजमान किए जा चुके हैं। और वो 63 लोग कौन हैं, ये शायद ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। एक बार फिर वही करने की शुरुआत की गई थी। 45 पदों के लिए इस बार इकट्ठी भर्तियां निकाली गई थी। लेकिन जैसे ही वो विज्ञापन, वो मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, यूपीएससी के द्वारा निकाला गया ये विज्ञापन जब सार्वजनिक रूप से सामने आया, तो उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ गोलबंद हुआ। और विपक्ष ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सीधे सीधे आरक्षण पर और संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसकी हत्या कर रही है। चोर दरवाजे से उसकी हत्या करने की साजिश की जा रही है और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को, मुसलमानों को उनके हक और अधिकार से वंचित करने की यह कुत्सित योजना नरेंद्र मोदी के संरक्षण में बनाई जा रही है, जिसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने पहले तो मोर्चा संभाल लिया कि यह बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है और ऐसा करना जरूरी है। ये वो तमाम तर्क जो है वो दिए जाने लगे। गोदी मीडिया ने अलग फील्डिंग सेट कर दी। गोदी मीडिया तो बताने लगा कि ये तो 2005 से ही शुरू हो गया था लैटरल एंट्री का, और उसने जो है उदाहरण भी दे दिया। मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री से आए, मोंटेक सिंह आहलूवालिया को भी लैटरल एंट्री से एंट्री मिली। ये तमाम बातें कुतर्क के तौर पर, जैसा कि मीडिया आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है, मीडिया ने अलग से सरकार के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष इतना आक्रामक था कि आज नरेंद्र मोदी सरकार के जो कार्मिक मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बाकायदा यूपीएससी चेयरमैन को कि ये अभी जो नियुक्तियों का विज्ञापन निकाला गया है इसको रद्द किया जाए। और उस चिट्ठी में भी नरेंद्र मोदी की इमेज ब्रांडिंग की गई।
कि मोदी जी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो, मोदी जी चाहते हैं कि आरक्षण बचा रहे, और वो तमाम जो वगैरह वगैरह ये जो बातें करते हैं, एक व्यक्ति की जो पूजा भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति फिलहाल बन चुकी है, उसको दिखाते हुए, उसको अपनाते हुए मंत्री महोदय ने यूपीएससी के चेयरमैन को खत लिखा और उस खत में नरेंद्र मोदी की इमेज ब्रांडिंग की गई और उसके बाद उस आदेश को रद्द कर दिया गया। अब पूरा प्रकरण आप समझ लीजिए। ये लेटरल एंट्री जो है, मीडिया ने आपको बताया कि इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। वीरप्पा मोइली वो जो एक बनाया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके चेयरमैन थे, उनकी अनुशंसा पर यह शुरू किया गया था। वो तमाम बातें हैं, सही है, लेकिन वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट के लिए था कि कोई व्यक्ति अपनी फील्ड में, अपने शोबे में महारत रखता है, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, कोई बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स का जानकार है, कोई बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर के मामलों का जानकार है, कोई बहुत बड़ा शिक्षा के सुधार के ऊपर उसका विजन है, वैसे किसी व्यक्ति को जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसमें से किसी एक को सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने साथ जोड़कर उसकी जो सलाहियत है, उसकी जो दक्षता है, उसका उपयोग कर सकती है। लेकिन वो अपने आप में एक्सट्रीम लेवल का माहिर होना चाहिए। अब जैसे मीडिया ने आपको बताया कि मनमोहन सिंह की एंट्री जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से हुई, वो फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री तक वो पहुंचे। तो आपको बहुत क्लियर कर देना ये बहुत जरूरी है कि मनमोहन सिंह उससे पहले दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर थे। वो कोई अडानी अंबानी के चार्टेड अकाउंटेंट नहीं थे कि उनको उठाया गया और सीधा सीधा फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, वहां से उनको उठा करके उनकी जो अर्थशास्त्र पर पकड़ है, उनकी जो दक्षता है इकोनॉमी के ऊपर में, उसको ध्यान में रखते हुए यूपीए की सरकार ने उनको फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया था। और उनकी सलाहियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये नारंगी टोला माने ना माने, लेकिन मनमोहन सिंह एक सभ्य ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनकी सलाहियत है। जब 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, उस वक्त भी उन्होंने अपनी सलाहियतों से, अपने स्किल से इस देश को उस आर्थिक मंदी की चपेट से बहुत हद तक बचाए रखा था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की बात ये करते हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया को नीति आयोग, यानी अब जो नीति आयोग है, पहले जो योजना आयोग था यानी प्लानिंग कमीशन था, उसका चेयरमैन बनाया गया। तो वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कोई आईएएस रैंक का अधिकारी होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो कोई नेता भी हो सकता है, किसी एमपी को भी प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो ये जरूर हुआ, लेकिन सीधा सीधा अडानी के कॉरपोरेट से उठा के, अंबानी के कॉरपोरेट से उठा करके किसी कृषि क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में, एक्साइज के क्षेत्र में, इकोनॉमी में, रक्षा में, वहां किसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट नहीं दिया जाएगा। अडानी का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सीधा सीधा आके भारत सरकार का वित्त सचिव नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका स्किल है, उसको प्रतियोगी परीक्षा पास करके आएगा, उसके बाद बनेगा, और उसकी नियुक्ति संविधान सम्मत अधिकार जो आरक्षण का प्रावधान है उसके तहत हो सकती है। तो यहां असल में योजना यह है कि आरएसएस समर्थित जो लोग हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है, उनकी सलाहियत है नहीं है, उनकी दक्षता है नहीं है, उसको ला करके यहां बिठा के रख देना है। अभी एनटीए के चेयरमैन कौन है आप देख लीजिए, पेपर लीक की घटनाओं को आप देखिए और एनटीए के चेयरमैन को देखिए, मिश्रा जी। वो कहां से आए हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उससे पहले वो कहां थे, और उनका कनेक्शन क्या है, उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है, और वो किसकी सिफारिश पर यहां तक पहुंचे हैं? आरएसएस की सिफारिश पर। तो इस बात में कहीं कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है कि ये जो 45 लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्तियां होनी थी, जिनको आरक्षण से मुक्त रखा गया था, जिन नियुक्तियों को, वो सीधा सीधा नागपुर की शाखाओं से नाजी वेशभूषा वालों को लाके भर्ती कर देना था।
और उसके उपनाम, यानी एक वर्ग के तमाम लोग होते हैं उसमें। जो अभी 63 लोग काम कर रहे हैं, जो लेटरल एंट्री से मोदी सरकार 2018 से लेकर अब तक उनको आई है कॉर्पोरेट सेक्टर से उठा करके, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन आप देख लीजिए और उनका उपनाम आप देख लीजिए, वो सब एक वर्ग से हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक भी एससी नहीं है, एक भी एसटी नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। इन 63 लोगों में ये उन पदों पर पहुंचे हुए हैं जहां एक व्यक्ति को आईएएस की, आईआरएस की, आईएफएस की परीक्षा क्रैक करने के बाद 20 साल 25 साल का अनुभव लेना पड़ता है। वहां तक पहुंचने के लिए उनको सीधा सीधा कॉर्पोरेट के ऑफिस से उठा करके उस जगह पर बिठा दिया गया है। तो ये पूरा लेटरल एंट्री का खेल है, जिसको लेकर के सरकार की जब किरकिरी होनी शुरू हुई, पहले तो तमाम मंत्रीगण जो हैं, एक रेल एक्सीडेंट मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये तो कहते हैं न्यू नॉर्मल इंडिया में ये सब छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अर्जुन सिंह मेघवाल हैं, कानून मंत्री हैं। पहले तो सबने कुतर्क किया कि यह मास्टर स्ट्रोक है, ये है और वो है। फिर जब आज आदेश वापस लिया गया तो उसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। यानी ये जो मास्टर स्ट्रोक से लेकर ऐतिहासिक कदम तक का जो सफर है, इस सफर में कहीं पिछड़े, कहीं दलित, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित, मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। और नीति और नियति स्पष्ट है। इसको समझने की जरूरत है देश के बहुजनों को, देश के माफ कीजिएगा, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूं, आरक्षण का प्रावधान है, सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान है। अगर ये नियुक्तियां, ये जो 45 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी की है और 35 पोस्ट जिसमें से डेप्यूटी सेक्रेटरी और उप सचिव की पोस्ट है, ये माफ कीजिएगा, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट है 35। इन 45 पदों में अगर आरक्षण के तहत नियुक्तियां होती तो जो 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से नंबर बनता है, उसमें कम से कम 6 पद एससी को मिलता, 3 पद पर एसटी के समाज के लोग आते, 12 पदों पर ओबीसी के लोग आते हैं, 4 पर ईडब्ल्यूएस कोटा के लोग आते हैं। यानी कि 12 4 16, 16 6 22 और 22 3 25। इन 45 में से 25 पर एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को आना था, लेकिन चूंकि वहां पहले ही बता दिया गया था कि कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये निजी क्षेत्र से उठाकर लाए जाएंगे, तो आप समझिए कि किस तरह से बहुजनों की हकमारी करने की योजना सरकार बनाती है। लेकिन जब विपक्ष मजबूत होता है और उसकी नीयत और नियति स्पष्ट होती है, तो फिर सरकार को ऐसे कदम वापस लेने पड़ते हैं। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह तो उनके प्रतिनिधित्व का सवाल है, जो सदियों से, हजारों सालों से हाशिए पर पड़ा हुआ समुदाय है। आपको मैं बता देता हूं, देश में एक आरटीआई की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 2000 आरटीआई में एक एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बड़े चिर परिचित एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने एक आरटीआई डाली थी। उसका जब जवाब आया था, आपको मैं बता दूं, 596 विश्वविद्यालय हैं स्टेट और सेंट्रल मिला करके। उन 596 विश्वविद्यालयों के 596 कुलपतियों में से सिर्फ 6 एससी समाज से आते हैं, 6 एसटी समाज से आते हैं और 36 ओबीसी समाज से आते हैं। यानी बाकी का जो 550 से ज्यादा की संख्या है वाइस चांसलर्स की, वो एक तबके से आते हैं, एक समाज से आते हैं। 100 साल होने को आए दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना को, 92 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और एक भी एससी एसटी ओबीसी का किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। यह हाल है आरक्षण का, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का। तो आरक्षण दे करके भी कैसे आपको आरक्षण से वंचित किया गया है, यह सरकारों से सीखना चाहिए। ये, और आपको मैंने बताया कि पिछले 12 दिनों में सरकार ने आज तीसरी बार घुटने टेके हैं विपक्ष के सामने। पहले वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसको विपक्ष के कड़े विरोध के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, जेपीसी में भेजा गया। पिछले 10 सालों में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको जेपीसी में भेजा गया हो। पिछले 10 सालों में कानून थोपे गए हैं, ना उन पर कोई विमर्श हुआ। विपक्ष को निष्कासित करके कानून बनाया गया है मोदी की सरकार में। ये जो अभी पुलिस रिफॉर्म का कानून आया है,
150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर करके मोदी ने जो है अपनी मनमर्जी दिखाई है और इस कानून को पास किया है जो 1 जुलाई से नाफिज हुआ है। तो समझने की जरूरत है साथियों कि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। उसके बाद उसने जो है ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आई थी सरकार, वो तो खैर टेबल ही नहीं हो पाया और अब होगा भी नहीं। तो ये एक अकेला सब पर भारी वालों की असलियत आपको दिखाई दे रही है। और ये वो मोदी हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान अपने चाटुकार पत्रकारों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे। एक पत्रकार ने सवाल किया राहुल गांधी को लेकर के, तो मोदी जी कहते हैं कौन राहुल। और ये जो चाटुकार पत्रकार हैं ये कह कहे लगाते हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों के कातिल, पत्रकारिता की भेड़ में दंगाई भेड़िए, ये अपने मालिक के सामने इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये पूछ ले कि आप कैसे नहीं बता सकते हैं कि राहुल गांधी कौन है। आज वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने जब खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से रफू चक्कर हो जाते हैं। 2 भाषण अभी तक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बतौर विपक्ष के नेता दिया है। एक का भी तार्किक जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी का सांसद या मंत्री नहीं दे पाया है। सिर्फ उसमें से वो एक हिस्सा उठा लेते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी पोर्ट्रे करने में जुट जाते हैं। जैसे पिछला भाषण उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आरएसएस के समर्थित जो हिंदू हैं वो हिंसक हैं, तो इसको पूरे समाज के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेट करने की कोशिश की, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा जब भाषण उन्होंने दिया बजट सत्र के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया कि एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह की रचना उल्टे कमल के फूल के जैसी है, तो कमल के फूल को सरस्वती की सवारी से जोड़ करके बताया गया कि राहुल गांधी जी ने सरस्वती का अपमान किया है। तो बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है। और इस बार तो ये हुआ कि चिराग पासवान तक को बोलना पड़ा। ये अलग बात है कि उनका नशा 24 घंटे के बाद टूटा कि नहीं ये गलत हो रहा है, उनको भी अपने समाज के बीच में जाना है। और जेडीयू का तो पूछिए ही मत। वक्फ संशोधन बिल आया तो जेडीयू ने समर्थन किया, बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए लगे गए हैं। ये सारे जो जदयू के मुसलमान दलाल हैं ये हज भवन में रोजाना बिरयानी चाप रहे हैं और आपको नई नई फोटो और नई नई बातें बता रहे हैं उर्दू अखबारों के माध्यम से। उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात पर भी की है कि विपक्ष जब मजबूत है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, और देखिए उसको कितना दिन लगता है, फिर उसमें संशोधन होता है या नहीं होता है, या सरकार इसको वापस लेती है या नहीं लेती है। खैर आज का जो लेटरल एंट्री वाला मामला है उसको जब सरकार ने वापस लिया है, तमाम नेताओं ने विपक्ष की जीत बताई है इसको। और इससे हटके एक बात और मैं आपके साथ साझा कर दूं कि आज फिर एक खेल खेला गया है जिसका पर्दाफाश तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है 20 अगस्त को दोपहर के 2:30 बजे, आज का ट्वीट है दोपहर के 2:30 बजे का। ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के बाद अब संविधान और आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग अंतर्गत विज्ञापित 368 पदों की नियुक्ति में भी एकल पद के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर और ये लिख कर कि ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, अर्थात सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आरएसएस कथित नकली ओबीसी प्रधानमंत्री और अप्रभावी ओबीसी कृषि मंत्री के हाथों से अब कृषि विभाग की नियुक्तियों में भी आरक्षण समाप्त करवा रही है। क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों, पिछड़ों की इस हकमारी के विरुद्ध कुछ बोलेंगे? आपको पता है कि सफाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग करके पहले ही मामला खत्म कर दिया गया है। निजीकरण को किस तरह से पिछले 10 साल में सरकार ने बढ़ाया है कि जब सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, रेल बेच दो, तेल बेच दो, हवाई जहाज बेच दो, रेलवे स्टेशन बेच दो, एयरपोर्ट्स बेच दो, ऑटोमेटिकली वहां आरक्षण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुसार निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और कल जो बहुजन समाज का आहूत भारत बंद का आह्वान है, अगर आज सरकार इस विज्ञापन को वापस नहीं लेती, इस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं करती, तो कल ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। और सामने हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, अगले साल जनवरी में दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, चुनाव दर चुनाव इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता था।
पूरे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के जिस तरह से झूठ बोला है, उस झूठ का जनता पर कोई असर नहीं हुआ है। और जनता के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई है कि यह सरकार संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। अगर इस सरकार को ताकत दिया गया, नैतिक साहस दिया गया, तो यह संविधान को और आरक्षण को बदल कर रख देंगे। और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। और आज ये जो पिछले 12 दिनों में आपने देखा है कि एक बिल को जेपीसी में भेजा गया, एक बिल को टेबल करने से पहले भी सोचना पड़ा, और आज नोटिफिकेशन निकालने के 72 घंटे के बाद सरकार को थूक कर चाटना पड़ा, और आज भी फिर इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ये दरअसल इम्पैक्ट 240 है। अगर ये संख्या 300 से ज्यादा की होती या भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती, बल्कि ये कानून अब तक थोप दिए गए होते आपके ऊपर। 2018 से लेकर अब तक जो भर्तियां हुई हैं, क्या आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? आज मोदी जी के लिए चिट्ठी निकली है, यूपीएससी के चेयरमैन को लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों को और अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के बहुत गंभीर चिंता में है और उनको समावेशी विकास की चिंता है। तो ये जो पिछले 4-5 सालों में जो लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 लोगों की भर्ती की गई है, क्या उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है? क्या वहां भी मोदी जी को ऐसे ही आरक्षण की चिंता हो रही थी? तो ये धूर्तता और मक्कारी कौन लोग कर रहे हैं, इनको भी ठीक से पहचानिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक बात, अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष जब मजबूत होता है तो सरकार झुकती है, और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र की बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को आपको समझना होगा कि आप भले ही सरकार में किसी को भेजें ना भेजें, लेकिन अपोजिशन को इतना मजबूत बनाएं कि वो आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर मोदी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, मोदी की तमाम अधिनायकवादी सोच के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा संकेत है कि आने वाले 5 साल इस सरकार के लिए पिछले 10 सालों की तरह इतने आसान नहीं होंगे, और अभी और नाको चने चबाने पड़ेंगे इनको। बस आपको सचेत रहना है, आपको जागरूक रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस अपील के साथ कि मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें, मेरा नैतिक सहयोग करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिए। बहुत शुक्रिया। शुभ